हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं वीआईपीज़ पॉइंट। आज है दिनांक 29 जून 2020। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सेशन। और सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं जो कि करंट अफेयर्स हैं, आपको एकदम नए और इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होते हैं दिन के, वो आपको दिए जा रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है पहला प्रश्न, और ये है: अंतरिक्ष सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने के लिए केंद्र सरकार ने किस रेगुलेटरी संस्थान की स्थापना का ऐलान किया है? आपके ऑप्शंस हैं: ए इन स्पेस, बी इन एंट्रिक्स, सी इन स्पिका, डी इन स्पेस इन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा इन स्पेस। ऑप्शन ए इन स्पेस, जो है कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इस स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान तथा प्रमाणीकरण केंद्र, इसका जो नाम है, इसका फुल फॉर्म हिंदी में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म यानी सुधार करके इसकी मंजूरी दी थी। ये भी कहा जाता है कि ये जो हमारा भारत का जो आत्मनिर्भर अभियान चल रहा है उसके तहत इसका स्वागत किया गया है। इन स्पेस संस्थान स्पेस एक्टिविटीज़ में प्राइवेट कंपनियों की मदद करेगा और इसके बाद से प्राइवेट कंपनियां भी रॉकेट और सैटेलाइट बनाने की मंजूरी प्राप्त कर लेंगी। वे लॉन्चिंग से जुड़े कामों में भी शामिल होंगी और दूसरे ग्रहों की जानकारी जुटाने के लिए इसरो के स्पेस मिशन में भी शामिल इन्हें किया जा सकता है। इन प्राइवेट कंपनियों को माना यह भी जा रहा है कि इससे सिर्फ जो स्पेस जो शक्ति है वो ही नहीं, भारत की आर्थिक तरक्की भी होगी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 2। भारत ने लद्दाख में चीनी सेना से तनाव के बीच कौन सा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात किया है? आपके ऑप्शंस हैं: ए योद्धा, बी आकाश, सी मारीच, डी विक्रांत। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो कि है आकाश। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आकाश। यह एक स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसमें सुपरसोनिक मिसाइल और राडार लगे हुए हैं, जिसे DRDO ने विकसित किया हुआ है। इस मिसाइल प्रणाली को करीब 30 किलोमीटर दूर व 18,000 मीटर की ऊंचाई तक टारगेट किया जा सकता है। यानी ये मिसाइल जो है 18,000 मीटर की ऊंचाई तक टारगेट आसानी से कर सकती है। इसमें लड़ाकू जेट विमानों, क्रूज मिसाइलों और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों जैसी हवाई लक्ष्यों को बेअसर करने की भी क्षमता होगी। यह वर्ष 2009 से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में तैनात है। कौन? आकाश। रूस से करीब इसी के हिसाब से S-400 भी मिलना है इसमें अभी, जिससे 400 किलोमीटर के एरिया में उड़ रहे दुश्मन के जहाज और मिसाइल को उड़ाया जा सकता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है: संयुक्त राष्ट्र MSME दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं: 24 जून, 25 जून, सी 26 जून, डी 27 जून। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी 27 जून। MSME का जो फुल फॉर्म है वो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसको हिंदी में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग बोलते हैं। और यह 2017 के बाद से हर साल इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था में लोगों के योगदान के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने इसी महीने यानी इसी जून महीने में MSME की परिभाषा जो है वो बदल दी है। इसके अनुसार माइक्रो यानी सूक्ष्म इंडस्ट्री में निवेश 1 करोड़ का और कारोबार 5 करोड़ के होंगे। स्मॉल यानी लघु उद्योग में 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का टर्नओवर होगा। और लास्ट जो है मीडियम यानी मध्यम उद्योग निवेश में 20 करोड़ का निवेश होगा और करोड़ यानी कारोबार जो होगा वो 100 करोड़ तक का होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 4। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हाल ही में क्लिनिकल प्रोटोकॉल में इनमें से किस दवा को शामिल किया है? आपके ऑप्शंस हैं: बीटाडाइन, बी
डेक्सामेथासोन, सी पेरिफेरा फोटो, डी क्रोसिन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डेक्सामेथासोन। जी हाँ, इसे मॉडरेट तथा गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके इस्तेमाल से वेंटिलेटर पर रहने वाले मरीजों की मौत के मामले में 1/3 तक की कमी देखी गई है। वहीं ऑक्सीजन बेड के जो मरीज हैं, उन मरीजों में से 5 में से 1 मरीज को भी बचाया जा सका है। और ये जो डेक्सामेथासोन है, यह एक स्टेरॉइड ड्रग है और इसका इस्तेमाल सूजन कम करने के लिए होता है। जिन मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होगी ये उन्हीं को दी जाएगी। मिथाइल प्रेडिनिसोलोन के विकल्प के तौर पर इसका उपयोग भी किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक संशोधित प्रोटोकॉल 27 जून को जारी किया है जिसमें इसका जिक्र है। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग WHO बोलते हैं, ने डेक्सामेथासोन के प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी अनुमति दी है और आग्रह भी किया है कि जो भी कंट्रीज इसके प्रोडक्शन में लगे हुए हैं वो इसको बढ़ाएं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न जो कि है 5वां। केंद्रीय कैबिनेट ने ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए बने जस्टिस रोहिणी आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 31 जनवरी 2022 तक, बी 31 जनवरी 2021 तक, सी 30 अक्टूबर 2020 तक, डी 18 सितंबर 2021 तक। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जो कि है 31 जनवरी, सॉरी इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा बी। जी हाँ, 31 जनवरी 2021 तक। मैं 2021 के चक्कर में वहाँ पे हो गया था, 2021 तक। आपका ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। जी हाँ, जानिए कि ये करीब 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया है। आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया है, जो कि 6 महीने का है। ये तो पहले पता। दरअसल अक्टूबर 2017 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूची में शामिल ओबीसी श्रेणी के विभिन्न जातियों में आरक्षण लाभ किस जाति के लोगों को मिल रहा है, इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया था, जिसमें न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त रिटायर्ड हैं जी रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग का अक्टूबर 2017 में गठन किया गया था। आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विभिन्न सिफारिशों को मद्देनज़र रखते हुए सारा काम जो था वो मंत्रालय को सौंपना था, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्यकाल इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि इसका काम जो था लॉकडाउन के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ था और इस 3-4 महीने में ये जो काम था बहुत ही पिछड़ गया था। इसलिए इनका कार्यकाल जो है वो 6 महीने यानी 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया और चिली, बी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, सी जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड, डी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। तो जो आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे या ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यानी ऑप्शन बी। जी हाँ, फीफा की शीर्ष परिषद में यानी जो उसका जो हेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने 25 जून को हुए मतदान में इन 2 देशों को 22 और प्रतिद्वंदी कोलंबिया को 13 मत मिले, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को 22 वोट मिले थे और कोलंबिया को 13। और इस महिला विश्व कप में पहली बार 32 टीमें भाग लेंगी। कितनी? 32 टीमें भाग लेंगी। महिला फुटबॉल रैंकिंग में 7वें स्थान पर काबिज ऑस्ट्रेलिया और 23वें नंबर का न्यूजीलैंड मेज़बान होने के कारण टूर्नामेंट के लिए स्वतः ही क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो चल चलते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या आप जानते हैं कि फीफा अध्यक्ष कौन है? अगर आप नहीं जानते तो उसका जो आंसर है वो ये है कि जो फीफा अध्यक्ष हैं उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 7वां। स्विस बैंकों में जमा विदेशियों के धन के मामले में भारत किस स्थान पर है? वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है, कौन से स्थान पर है? आपके ऑप्शंस हैं 78वें यानी 78, 75th, 77th। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 77वें यानी 77th स्थान पे होगा।
स्विट्ज़रलैंड के केंद्रीय बैंक के आंकड़ों में ये जानकारी हमें जो है मिली है कि जो भारत का जो स्थान है वो 77वें स्थान पे है। इस सूची में ब्रिटेन पहले स्थान पर कायम है। ब्रिटेन के नागरिकों का कुल जमा धन में से जो हिस्सा है वो करीब 27% इसमें हिस्सा है जो जमा है। पिछले साल की रिपोर्ट में भारत इस सूची में 74वें स्थान पर था, इस साल वो 77वें स्थान पर है। स्विस बैंकों में विदेशियों के जमा जो राशियां हैं, धन है, उसमें भारत का जो हिस्सा है वो मात्र 0.06 है। कितना? 0.06% ही है। और ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारतीय नागरिकों तथा कंपनियों का स्विस बैंकों में जमा धन 2019 में 5.8% घटकर 89.9 करोड़ स्विस फ्रैंक यानी 6,625 करोड़ रुपए रह गए हैं। कितने? 6,625 करोड़ रुपए सिर्फ रह गए हैं। कितने प्रतिशत घटे हैं? 5.8% की जो है घटोत्तरी हुई है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न नंबर 8। अमेरिका ने अपने देश की अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किस मुख्यालय भवन का नाम रखा है? आपके ऑप्शंस हैं सीनेट, बी नासा का मुख्यालय भवन, सी अमेरिका की कोर्ट, डी राष्ट्रपति भवन। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी नासा का मुख्यालय भवन। जी हाँ, मैरी डब्ल्यू जैक्सन उस महिला का नाम है जिसने अमेरिकी स्पेस एजेंसी में महिलाओं के लिए राह खोल दी थी। काफ़ी वो मिसाल भी थी अमेरिकी महिलाओं के लिए। वो इस एजेंसी में शामिल होने वाली पहली महिला थी। एरोनॉटिक्स के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने 1951 में, किसमें? 1951 में मैरी डब्ल्यू जैक्सन की नियुक्ति की। इस समिति को 1958 में राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम नासा के नाम से भी जानते हैं, द्वारा स्थापित किया गया था। अब नासा प्रमुख कौन है? जिम ब्रिंडस्टाइन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। 9वां प्रश्न इस प्रकार है, 2 दिवसीय रक्षा सम्मेलन 2020 गुजरात का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नरेंद्र मोदी, बी श्रीपद नाइक, सी विजय रूपाणी, डी राजनाथ सिंह। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी श्रीपद नाइक। 2 दिवसीय रक्षा सम्मेलन 2020 गुजरात का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक द्वारा किया गया है, जो कि रक्षा राज्य मंत्री हैं। सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ गुजरात के साथ साथ सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स द्वारा किया गया था। रक्षा सम्मेलन 2020 गुजरात का उद्देश्य उच्च स्तर के सरकारी प्रतिनिधियों को विचार विमर्श करना और विचारों और महत्वपूर्ण रक्षा ऑफसेट नीतियों, सेक्टर विश्लेषण और वर्तमान में स्वदेशी रक्षा प्रणाली के निर्माण और उत्पादन के लिए वैश्विक स्तर पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी की समीक्षा के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करना है। सम्मेलन प्रमुख चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विचारों के एक समूह पूल को एक साथ लाने का भी प्रयास करेगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किसने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं गृह मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी वायुसेना, डी विज्ञान मंत्रालय। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी नीति आयोग। जी हाँ, कोविड-19 की वजह से देश में महामारी की स्थिति ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जीवन शैली में कुछ बदलावों को अपनाने के लिए मजबूर किया है। आप सभी जानते हैं कि हमें क्या क्या सिखाया गया है इस कोविड-19 महामारी के आने के बाद। नीति आयोग ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ओके, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज, अशोका विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य और WCD मंत्रालय के साथ भागीदारी में नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नाम के एक अभियान और वेबसाइट का भी शुभारंभ किया हुआ है। और ये जो अभियान है ये 4 प्रमुख व्यवहार के आसान कार्यान्वयन पर जोर देता है, खासकर कि सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको हम सामाजिक दूरी के नाम से जानते हैं, और हाथ को अच्छे से सफाई करना,
तीसरा जो है सार्वजनिक रूप से थूकना, जो है इधर उधर, जो हम भारतीयों में ख़ास तौर से पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, ये सब जो खा पी के हमेशा थूकते रहते हैं इधर उधर, उससे दूर रहना। और मास्क, सबसे अनिवार्य मास्क पहनना। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या जो नीति आयोग की वर्तमान में सीईओ के रूप में कौन सेवारत है? इसका आंसर है जो क्या नाम है, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत, आप इसे कहीं लिख लेंगे, याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 11वां। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष भारत में किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 26 जून, बी 27 जून, सी 28 जून, डी 29 जून। जी हाँ, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी 29 जून। सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति तैयार करने में आंकड़ों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आयोजित किया जाता है। यह दिवस सांख्यिकीय प्रणाली और आर्थिक नियोजन के क्षेत्रों में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, जिनको हम प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नाम से भी जानते हैं, कि उल्लेखनीय योगदानों को स्वीकार करता है, उन्हीं को याद करता है। और हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये जो केंद्र सरकार है ना, उसने 2007 में पहली बार सांख्यिकी दिवस का जो आयोजन भारत में किया था। कब किया था? 2007 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लोगों को अपने व्यवसाय को ऑनलाइन स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए ऑनलाइन बिजनेस गाइड और एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? ये आपके ऑप्शंस हैं, ए ट्विटर, बी फेसबुक, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी एप्पल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी फेसबुक। यहाँ फेसबुक इस दिनों काफ़ी चर्चा में, चाहे वो जियो के साथ हो चाहे अन्य कंपनियों के साथ। फेसबुक ने बूस्ट विद फेसबुक समर ऑफ सपोर्ट नामक एक नई पहल शुरू की है। कार्यक्रम में 6 सप्ताह का मुफ्त ऑनलाइन डिमांड, ऑनलाइन प्रशिक्षण और आधुनिक ग्राहक सेवा, रचनात्मक सुदृढ़ीकरण, डिजिटल प्रसंस्करण आदि जैसे क्षेत्रों पर चर्चा शामिल है। लोगों को ऑनलाइन स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए कंपनी ने ऑनलाइन बिजनेस गाइड भी शामिल किया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 13वां। जी हाँ, 13वां प्रश्न इस प्रकार है। भारतीय और जापानी नौसेना ने किस महासागर में खतरों से निपटने के लिए हाल ही में संयुक्त युद्धाभ्यास किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए अरब सागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी अटलांटिक महासागर। तो जो इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा हिंद महासागर, जो कि ऑप्शन सी है। जी हाँ, आप जानते हैं चाइना ने सबके नाक में दम कर रखा हुआ है। भारतीय और जापानी नौसेना ने हाल ही में चीन के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। हाल ही में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जेएस काशिमा और जेएस शिमायुकी ने भारत के आईएनएस राणा और आईएनएस कुलिश के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न, जो कि है 14वां, उसकी तरफ। किसने ओडिशा में एक उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र, जिसे PADC का नाम दिया गया है, का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शंस हैं, रामविलास पासवान, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी जयशंकर प्रसाद, डी स्मृति ईरानी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। ओडिशा की पारादीप में उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने PADC पारादीप को एक अनुसंधान केंद्र के रूप में मान्यता दे दी है। केंद्र सरकार बहुलक उत्पादों जैसे कि बेबी डायपर, व्यक्तिगत सुरक्षा सूट, मास्क, ढाला, फर्नीचर, घर के बाहर आदि के लिए जो ग्राहकों और निवेशकों दोनों के लिए सहायता प्रदान करेगा और इनकी मैन्युफैक्चरिंग के संबंध में जानकारी देगा। चलिए चलते हैं अपने अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ, जो कि है 15वां। संशोधन के बाद लोकसभा और विधानसभा
चुनाव में पोस्टल बैलेट के चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? आपके ऑप्शंस हैं 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 55 वर्ष। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। जी हाँ, भारत के केंद्रीय कानून मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार 65 वर्ष या उससे यानी अधिक आयु के लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट सुविधा का विकल्प चुन सकते हैं। कानून मंत्रालय ने चुनाव नियमों के आचरण में संशोधन किया है। मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट चुनने की जो न्यूनतम आयु सीमा थी वो 80 की मौजूदा सीमा से कम कर दी गई है, यानी अब 65 कर दी गई है। मंत्रालय ने कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित व्यक्तियों को भी पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दी है, जिसका भरपूर फ़ायदा सबसे पहले किस राज्य को मिलेगा? जी हाँ, बिहार को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था आज का 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड करंट अफेयर्स। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूरी करें, भूलें मत। चलते हैं अगले वीडियो की तरफ नेक्स्ट डे। थैंक यू।